अगले दिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो अलार्म बजने से पहले ही मैं जाग चुका था। अमूमन ऐसी सुबहों में मेरा दिमाग उन सारी ईमेल्स और पेंडिंग काम की लिस्ट बनाने लगता था जो मुझे ऑफिस पहुंचते ही खत्म करने होते थे। पर आज कुछ अलग था। मन में एक अजीब सी उत्सुकता थी, जैसे कोई नया खेल शुरू होने वाला हो। मुझे रॉबिन सर की वो बात याद आ रही थी कि जब आप दूसरों के नजरिए से दुनिया देखने लगते हो तो आपके लिए हर इंसान एक खुली किताब जैसा बन जाता है। ऑफिस की तरफ गाड़ी चलाते वक्त मैंने डिसाइड किया कि आज मैं अपनी ईगो को पार्किंग लॉट में ही छोड़कर जाऊंगा। यह कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा हमें ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि हम सबसे खास हैं और हमारा सही साबित होना सबसे जरूरी है। जब मैं अपने केबिन की तरफ बढ़ा तो देखा कि मिस्टर खन्ना, जो हमारे डिपार्टमेंट के हेड हैं, काफी गुस्से में राहुल पर चिल्ला रहे थे। राहुल बेचारा सिर झुकाए खड़ा था और खन्ना सर की आवाज पूरे फ्लोर पर गूंज रही थी। पहले अगर ऐसी सिचुएशन होती तो मैं भी राहुल को समझाने लगता या फिर खन्ना सर के गुस्से से बचने के लिए अपने केबिन का दरवाजा बंद कर लेता। पर आज मैंने सोचा कि यहां रॉबिन सर का वो कोड काम आ सकता है जिसे वो सस्पेंडिंग योर ईगो कहते थे। मैं खन्ना सर के पास गया, पर मैंने उन्हें टोकने या राहुल का बचाव करने की कोशिश नहीं की। मैंने बस शांति से इंतजार किया। जब खन्ना सर थोड़े शांत हुए और अपने केबिन की तरफ मुड़े तो मैंने उनके पीछे जाकर बड़े आराम से पूछा, सर, लग रहा है कि सुबह सुबह क्लाइंट की तरफ से कोई बड़ी गड़बड़ हुई है। क्या हम इस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए कुछ प्लान कर सकते हैं? खन्ना सर ने मुझे एक तिरछी नजर से देखा और बोले, प्लान क्या खाक करेंगे? राहुल ने डेडलाइन मिस कर दी है और अब मुझे ऊपर जवाब देना होगा। मैंने उनकी बात का बुरा नहीं माना। मुझे समझ आ रहा था कि वो मुझ पर नहीं बल्कि उस प्रेशर पर रिएक्ट कर रहे थे जो उन पर ऊपर से आ रहा था। मैंने बस इतना कहा, मैं समझ सकता हूं सर, आपकी पोजीशन पर रहकर ऊपर जवाब देना वाकई बहुत स्ट्रेसफुल होता होगा। अगर आप चाहें तो मैं और राहुल बैठकर अभी इसका कोई बैकअप तैयार कर सकते हैं ताकि शाम की मीटिंग तक आपके पास एक सॉलिड जवाब हो। जैसे ही मैंने उनकी परेशानी को एक्नॉलेज किया, उनके चेहरे की सत्ती थोड़ी कम हुई। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है अर्णव, देखो क्या हो सकता है। राहुल मेरे केबिन में आया। वो काफी डरा हुआ था। उसे लग रहा था कि अब मैं भी उसे डांटूंगा, पर मैंने उसे बिठाया और पानी का गिलास दिया। मैंने उससे कोई सवाल नहीं किया कि उसने गलती क्यों की। मैंने बस उसे ये महसूस कराया कि मैं उसकी सिचुएशन को समझ रहा हूं। रॉबिन सर अक्सर कहते थे कि जब आप किसी को जज करना बंद कर देते हो तो वो इंसान अपने आप सच बोलने लगता है। राहुल ने खुद ही बताया कि उसकी मां की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसका ध्यान काम से थोड़ा भटक गया था। अगर मैं उसे जज करता तो शायद वो ये बात कभी नहीं बताता और मेरे मन में उसके लिए एक गलत इमेज बन जाती। पर नॉन जजमेंटल होने का फायदा ये हुआ कि मुझे उस प्रॉब्लम की असली वजह पता चल गई। हमने मिलकर अगले 2 घंटों में वो काम पूरा किया और खन्ना सर को अपडेट दे दिया। मुझे महसूस हुआ कि मेरा ईगो मुझे ये कह रहा था कि मैं राहुल की क्लास लगाऊं ताकि मैं एक सख्त बॉस की तरह दिख सकूं, पर कोड ऑफ ट्रस्ट ने मुझे सिखाया कि असली लीडर वो है जो दूसरों को सुरक्षित महसूस कराए। लंच ब्रेक में मैं कैंटीन में बैठा था और देख रहा था कि कैसे हर कोई बस अपने बारे में बात करना चाहता था। कोई अपनी नई कार के बारे में बता रहा था तो कोई ये शेखी बघा रहा था कि उसने कैसे किसी डील को क्लोज किया। मुझे हंसी आ रही थी क्योंकि कुछ दिन पहले तक मैं भी ऐसा ही था। हम सबको लगता है कि अपनी तारीफ करने से लोग हमें पसंद करेंगे, जबकि हकीकत इसके उलट है। रॉबिन सर ने मुझे बताया था कि अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें पसंद करें तो तुम्हें उनके बारे में बात करनी होगी, न कि अपने बारे में। मैंने पास बैठे एक इंटर्न से उसकी पढ़ाई और उसके इंटरेस्ट के बारे में पूछना शुरू किया। वो लड़का पहले तो थोड़ा झिझका। उसे लगा कि शायद मैं उसका टेस्ट ले रहा हूं,
पर जब उसे यकीन हो गया कि मैं वाकई उसकी बातों में दिलचस्पी ले रहा हूं, तो वो खुल गया। उसने मुझे ऐसी कई बातें बताई जो शायद कंपनी के पुराने एम्प्लॉयज को भी नहीं पता थी। उस छोटे से कन्वर्सेशन से मुझे समझ आया कि हर इंसान के पास एक कहानी होती है, बस हमें उसे सुनने की फुर्सत होनी चाहिए। शाम को जब मैं घर लौटा तो रॉबिन सर अपने गार्डन में बेंच पर बैठे थे। मैं उनके पास जाकर बैठ गया। मैंने उन्हें बताया कि कैसे आज मैंने अपने गुस्से और अपने मैं को काबू में रखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अर्णव, ये जो तुम कर रहे हो, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। उन्होंने मुझे एक और जरूरी बात सिखाई, जिसे वो जनरोसिटी यानी उदारता कहते थे। उन्होंने कहा कि दुनिया में ज्यादातर लोग कुछ न कुछ पाने की उम्मीद में दूसरों से जुड़ते हैं, लेकिन जो लोग वाकई ट्रस्ट बिल्ड करना जानते हैं, वो पहले देते हैं, बिना किसी उम्मीद के। मैंने उनसे पूछा कि हम क्या दे सकते हैं जब हमारे पास खुद ही कमी हो। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले कि सबसे कीमती चीज जो तुम किसी को दे सकते हो वो है अपना वक्त, अपनी सहानुभूति और अपनी वैलिडेशन। जब तुम किसी की बात को सही ठहराते हो तो तुम उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा देते हो, ये एहसास कि वो अकेले नहीं है। उनकी इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। अक्सर हम अपने दोस्तों या परिवार के साथ भी यही गलती करते हैं। जब कोई हमें अपनी समस्या बताता है तो हम तुरंत उसे सलाह देने लगते हैं या ये बताने लगते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। हम असल में उनकी मदद नहीं कर रहे होते, बल्कि हम फिर से लाइमलाइट अपने ऊपर ले आते हैं। रॉबिन सर ने सिखाया कि अगली बार जब कोई तुमसे अपनी परेशानी शेयर करे तो उसे फिक्स करने की कोशिश मत करना। बस उसे ये कहना कि मैं देख पा रहा हूं कि ये तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है। ये एक छोटा सा जुमला किसी के दिल में आपके लिए वो जगह बना सकता है जो बरसों की दोस्ती भी नहीं बना पाती। मुझे अपनी छोटी बहन की याद आई जिससे मेरी पिछले हफ्ते बहस हुई थी। उसने अपनी जॉब की टेंशन शेयर की थी और मैंने उसे लेक्चर देना शुरू कर दिया था कि उसे कैसे काम करना चाहिए। अब मुझे समझ आया कि वो मुझसे कोई सॉल्यूशन नहीं मांग रही थी, वो बस चाहती थी कि मैं उसकी बात सुनूं। रात को जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था तो मेरा दिमाग उन सभी लोगों के बारे में सोचने लगा जिनसे मेरा अक्सर मनमुटाव रहता था। मुझे एहसास हुआ कि उनमें से ज्यादातर झगड़े सिर्फ इसलिए थे क्योंकि मैं ये साबित करना चाहता था कि मैं सही हूं। ट्रस्ट का ये जो कोड है, ये वाकई किसी सीक्रेट वेपन की तरह है। ये आपको कमजोर नहीं बनाता, बल्कि आपको दूसरों से कहीं ज्यादा पावरफुल बना देता है, क्योंकि आपकी ताकत अब आपके ईगो में नहीं, बल्कि आपके रिश्तों में है। मुझे लग रहा था कि जैसे मेरी आंखों से कोई धुंध साफ हो गई हो। अब मुझे ऑफिस की पॉलिटिक्स या किसी की कड़वी बात उतनी परेशान नहीं करती थी। मैं समझ गया था कि हर इंसान अपने ही डर और असुरक्षाओं से लड़ रहा है। अगर मैं उनकी उन असुरक्षाओं को समझ सकूं और उन्हें वो सुरक्षा दे सकूं जिसकी उन्हें तलाश है, तो मैं किसी का भी भरोसा जीत सकता हूं। लेकिन एक बात अभी भी मेरे मन में खटक रही थी, क्या ये सब हर जगह काम करता है? क्या उन लोगों के साथ भी ये कोड काम आएगा जो वाकई मतलबी है या जो दूसरों का इस्तेमाल करना चाहते हैं? मैंने सोचा कि कल सुबह रॉबिन सर से इस बारे में बात करूंगा। जिंदगी अब मुझे एक प्रयोगशाला जैसी लग रही थी, जहां मैं हर दिन नए एक्सपेरिमेंट कर रहा था। मुझे नींद आने ही वाली थी कि तभी मुझे समीर का मैसेज आया। समीर वही कोलीग था जिसे मैंने कल मीटिंग में नीचा दिखाया था। उसने लिखा था, अर्णव, आज तुमने जिस तरह से खन्ना सर को हैंडल किया और राहुल की मदद की, वो देखकर अच्छा लगा। थैंक्स फॉर बीइंग अ टीम प्लेयर। वो मैसेज पढ़कर मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। कल तक जो समीर मुझे अपना कॉम्पिटिटर समझता था, आज वो मेरी सराहना कर रहा था। ये छोटी सी जीत किसी भी प्रमोशन या बोनस से कहीं बड़ी थी। मुझे लग रहा था कि मैं धीरे धीरे उस ताले की चाबी ढूंढ रहा हूं जो बरसों से बंद था। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के इस सफर में मैं अब एक ऐसे मोड़ पर था
जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था और न ही मैं वापस जाना चाहता था। अभी तो ये शुरुआत थी। मुझे अभी ये सीखना था कि कैसे अपने गोल्स को दूसरों के गोल्स के साथ अलाइन करना है। रॉबिन सर ने कहा था कि जब तक सामने वाले को ये नहीं लगेगा कि तुम्हारा फायदा उसका भी फायदा है, तब तक वो पूरी तरह से तुम्हारे साथ नहीं जुड़ेगा। ये बात सुनने में आसान थी, पर इसे असली दुनिया के कड़े कंपटीशन में लागू करना एक बड़ी चुनौती थी। पर अब मुझे डर नहीं लग रहा था। मेरे पास अब वो कोड था जो मुझे भीड़ में भी अकेला नहीं छोड़ने वाला था। उस रात की नींद बहुत गहरी थी, शायद इसलिए क्योंकि मेरे दिमाग में अब वो शोर नहीं था जो मुझे दूसरों से बेहतर साबित करने के लिए मजबूर करता था। मैंने बस अपनी आंखें बंद की और कल की एक और नई सुबह का इंतजार करने लगा, जहां मुझे भरोसे की इस नई भाषा को और भी बारीकी से सीखना था। अगली सुबह जब मैं सोकर उठा तो सूरज की किरणें खिड़की से छनकर मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। अजीब बात थी, आमतौर पर शनिवार की सुबह मैं 11 बजे से पहले नहीं उठता था, पर आज नींद खुद ब खुद जल्दी खुल गई थी। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस रफ्तार में मेरा मन शांत था, जैसे किसी पुराने रेडियो की घरघराहट अचानक साफ हो गई हो। मैंने सोचा कि क्यों न रॉबिन सर के लिए कुछ बढ़िया अदरक वाली चाय बनाई जाए। जब मैं उनके घर पहुंचा तो वो अपनी बालकनी में कुछ पुराने रिकॉर्ड्स साफ कर रहे थे। उन्होंने मुझे देखा और बिना कुछ कहे एक कुर्सी मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने चाय का कप उन्हें पकड़ाया और अपनी उस उलझन के बारे में पूछा जो कल रात से मेरे दिमाग में थी। मैंने कहा, सर, कल की जीत अच्छी थी, पर मुझे डर है कि कहीं मैं लोगों को मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा। मतलब, मैं उनके साथ वो कर रहा हूं जिससे मेरा काम निकल जाए। क्या ये सही है? रॉबिन सर ने चाय का एक घूंट लिया और कुछ देर तक खामोश रहे। फिर बोले, अर्णव, मैनिपुलेशन और भरोसे में सिर्फ एक चीज का फर्क होता है, नियत। जब तुम किसी का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हो और उन्हें अंधेरे में रखते हो तो वो मैनिपुलेशन है। पर जब तुम सामने वाले के गोल्स को समझते हो और उन्हें पूरा करने में उनकी मदद करते हो ताकि तुम्हारा साझा लक्ष्य भी पूरा हो सके, तो वो ट्रस्ट है। उन्होंने मुझे समझाया कि कोड ऑफ ट्रस्ट का सबसे बड़ा नियम ही यही है कि आप मैं को छोड़कर हम पर फोकस करें। उन्होंने मुझे अलाइनिंग गोल्स के बारे में बताया। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपना फायदा छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप एक ऐसा रास्ता ढूंढें जहां से गुजरकर दोनों की मंजिल एक हो जाए। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मुझे उस क्लाइंट के बारे में याद है जिसने पिछले महीने हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की धमकी दी थी। वो मिस्टर सिंघानिया थे, एक बहुत ही सख्त और प्रोफेशनल इंसान। रॉबिन सर ने कहा कि अगर मुझे सिंघानिया को मनाना है तो मुझे ये भूलना होगा कि मुझे अपनी सेल क्लोज करनी है। मुझे ये सोचना होगा कि सिंघानिया को रात को नींद क्यों नहीं आ रही। उनकी सबसे बड़ी टेंशन क्या है? जब आप दूसरे इंसान की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम बना लेते हो तो आप उनके दुश्मन या सप्लायर नहीं, बल्कि उनके पार्टनर बन जाते हो। मुझे ये बात थोड़ी पेचीदा लगी। मैं सोचने लगा कि मैं किसी अनजान आदमी की समस्याओं को कैसे जान सकता हूं। रॉबिन सर ने मुस्कुराते हुए कहा कि इसके लिए तुम्हें कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ को समझना होगा। हर इंसान अपनी परिस्थितियों का गुलाम होता है। अगर कोई आप पर चिल्ला रहा है तो जरूरी नहीं कि वो आपसे नाराज है। हो सकता है कि वो अपने घर के माहौल या अपने ऊपर वाले बॉस के प्रेशर से परेशान हो। उन्होंने मुझे एक एक्सरसाइज दी। उन्होंने कहा कि आज शाम को तुम्हें एक पुरानी दोस्ती को फिर से जिंदा करना है, उस दोस्त के साथ जिससे तुम्हारी किसी गलतफहमी की वजह से बात बंद हो गई थी। शर्त यह थी कि मुझे उससे माफी नहीं मांगनी थी और नहीं ये साबित करना था कि मैं सही था। मुझे बस उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना था। मैंने अपने पुराने दोस्त सुमित को फोन किया। हमारे बीच सालों पहले एक छोटे से इन्वेस्टमेंट को लेकर बहस हुई थी और तब से हमने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा था। मेरा ईगो चीख चीख कर कह रहा था कि फोन मत कर, उसने तुझे बुरा भला कहा था।
पर मैंने उस शोर को अनसुना किया। सुमित ने जब फोन उठाया तो उसकी आवाज में वही पुराना रूखापन था। मैंने उससे कोई सफाई नहीं दी। मैंने बस इतना कहा, सुमित, आज सुबह मुझे उस ट्रिप की याद आ रही थी जो हमने कॉलेज में की थी। मुझे अचानक महसूस हुआ कि उस वक्त मैंने तुम्हारी बात को सिर्फ अपने नजरिए से देखा था। मुझे ये एहसास ही नहीं हुआ कि तुम उस समय कितने बड़े फाइनेंशियल रिस्क से गुजर रहे थे। फोन के दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। मुझे लगा शायद उसने फोन काट दिया है, पर फिर उसकी धीमी आवाज आई, यार अर्णव, मुझे लगा था तू आज भी मुझसे चिढ़ा हुआ है। सच तो यह है कि उस वक्त मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी और मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, पर मैं तुझे बता नहीं पाया क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी। जैसे ही उसने ये कहा, मेरे मन की सारी कड़वाहट धुएं की तरह उड़ गई। मुझे समझ आया कि रॉबिन सर जिस कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे थे वो कितना पावरफुल है। अगर मैं अपनी ईगो के पीछे छुपकर बैठा रहता तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि सुमित की उस कड़वाहट के पीछे कितनी मजबूरी थी। हमने घंटों बातें की और मुझे एहसास हुआ कि जब हम किसी को ये स्पेस देते हैं कि वो अपनी कमजोरियां हमारे सामने रख सके तो भरोसा अपने आप पैदा हो जाता है। रॉबिन सर अक्सर कहते थे कि डायरेक्ट एम्पैथी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप किसी के लिए बुरा महसूस करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप उनकी भावनाओं को महसूस करें जैसे वो आपकी अपनी हो। शाम को जब मैं रॉबिन सर के पास वापस गया तो वो मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, देखा अर्णव, जब तुमने सुमित को ये एहसास कराया कि तुम उसे जज नहीं कर रहे तो उसने खुद ही अपने दिल के दरवाजे खोल दिए। यही कोड ऑफ ट्रस्ट की ताकत है। अगले हफ्ते ऑफिस में एक बड़ा मौका आया। हमारी कंपनी को एक ऐसे वेंचर के साथ जुड़ना था जो अपनी ईमानदारी और एथिक्स के लिए जाना जाता था, पर उनकी शर्त यह थी कि वो सिर्फ उन्हीं के साथ काम करेंगे जिन पर वो आंख मूंद कर यकीन कर सके। मेरे बॉस ने ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी। मुझे पता था कि यहां सिर्फ पावर पॉइंट स्लाइड्स काम नहीं आएंगी। मुझे उस कंपनी के फाउंडर का भरोसा जीतना था। मैंने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक अपनी उपलब्धियों की लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं बनाई। इसके बजाय मैंने उनके बारे में रिसर्च की। मुझे पता चला कि वो लोग सस्टेनेबिलिटी और कम्युनिटी सर्विस को बहुत महत्व देते हैं। मीटिंग के दिन मैंने अपनी कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। मैंने अपनी बात यहां से शुरू की कि कैसे हमारा विजन और उनका मिशन एक ही रास्ते पर चलते हैं। मैंने उन्हें बताया कि हम सिर्फ पैसे कमाने के लिए ये डील नहीं करना चाहते, बल्कि हम उस इम्पैक्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं जो वो समाज में ला रहे हैं। मैंने देखा कि फाउंडर की आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने मुझसे पूछा, अर्णव, क्या तुम्हारी कंपनी वाकई उस नुकसान को सहने के लिए तैयार है जो इस मिशन की शुरुआत में हो सकता है? मैंने बिना हिचकिचाए कहा, सर, अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रस्ट की बात कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म नुकसान हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। वो डील फाइनल हो गई, पर उससे भी बड़ी बात यह थी कि उस फाउंडर ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बेटा, आज के दौर में बहुत कम लोग मिलते हैं जो सिर्फ सुनने और समझने के इरादे से आते हैं। मुझे तुम पर भरोसा है। उस पल मुझे वो सुकून मिला जो करोड़ों की डील से भी ज्यादा कीमती था। मुझे समझ आ रहा था कि भरोसा कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस हमें अपनी नजरें खुद के जूतों से हटाकर दूसरे के जूतों की तरफ ले जानी होती है। रॉबिन सर की फिलॉसफी अब मेरी रगों में दौड़ने लगी थी। उन्होंने मुझे सिखाया कि रीजन यानी तर्क को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अक्सर हम इमोशंस में बहकर गलत वादे कर देते हैं जो बाद में भरोसे को तोड़ देते हैं। उन्होंने कहा था कि हमेशा लॉजिकल रहो। अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो साफ मना कर दो। कड़वा सच उस मीठे झूठ से कहीं बेहतर है जो आगे चलकर कड़वाहट पैदा करे। मैंने ये बात अपनी टीम पर भी लागू की। जब राहुल ने मुझसे एक ऐसी छुट्टी मांगी जो प्रोजेक्ट की डेडलाइन के बीच में पड़ रही थी, तो मैंने उसे ये नहीं कहा कि देखते हैं। मैंने उसे साफ बताया कि राहुल, अभी काम का बोझ बहुत ज्यादा है और तुम्हारी जरूरत है, पर जैसे ही ये फेज खत्म होगा मैं खुद तुम्हें 4 दिन की एक्स्ट्रा लीव दूंगा।
राहुल को बुरा नहीं लगा, क्योंकि उसे पता था कि मैं उसके साथ ईमानदार हूं। जिंदगी अब एक सुलझी हुई पहेली की तरह लग रही थी, पर अभी भी एक चुनौती बाकी थी। अक्सर हम अपने करीबियों के साथ सबसे ज्यादा संघर्ष करते हैं। मेरे और मेरे पिता के बीच हमेशा एक दूरी रही थी। वो पुराने ख्यालात के थे और मैं मॉडर्न। मुझे लगा कि क्या मैं ये कोड उनके साथ भी आजमा सकता हूं? क्या मैं उस इंसान का भरोसा जीत सकता हूं जिसने मुझे बचपन से देखा है और जिसकी अपनी एक सेट विचारधारा है? रॉबिन सर ने कहा था कि सबसे मुश्किल लड़ाई वही होती है जहां इमोशंस सबसे ज्यादा होते हैं। पर उन्होंने मुझे एक गोल्डन रूल दिया, ऑनरिंग रीजन। इसका मतलब है कि कभी भी बहस को इमोशन मत होने दो, उसे हमेशा फैक्ट्स और सहानुभूति के बैलेंस पर रखो। अगले संडे जब मैं घर गया तो पापा हमेशा की तरह अखबार पढ़ रहे थे। मैंने उनके पास बैठकर बात शुरू की। पहले मैं हमेशा उनके तानों का जवाब तानों से देता था, पर आज मैंने सिर्फ उनकी बात सुनी। उन्होंने कहा कि आजकल के बच्चों को रिश्तों की कद्र नहीं है। पहले मैं चिल्लाता, पर आज मैंने कहा, पापा आप सही कह रहे हैं। दुनिया इतनी तेज हो गई है कि हम अक्सर वो जड़ें भूल जाते हैं जिन्होंने हमें बड़ा किया। मुझे कभी कभी डर लगता है कि कहीं मैं भी उस भीड़ में न खो जाऊं। मेरे पापा ने अखबार नीचे रखा और पहली बार मुझे एक दोस्त की नजर से देखा। उन्होंने अपनी जवानी के किस्से सुनाए, अपनी उन असुरक्षाओं के बारे में बताया जो उन्होंने कभी जाहिर नहीं की थी। मुझे एहसास हुआ कि वो सख्त इंसान जिसे मैं हमेशा गलत समझता था, वो बस ये चाहता था कि कोई उसे समझे और उसे ये यकीन दिलाए कि उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। उस रात जब मैं वापस अपने घर लौट रहा था तो मेरी आंखों में आंसू थे, पर दिल में एक अजीब सी हल्कापन था। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के इस सफर में मैंने आज एक और किला फतह कर लिया था। भरोसा सिर्फ अजनबियों या ऑफिस के लोगों के लिए नहीं था, ये तो अपनों को फिर से पाने की चाबी थी। मुझे अब समझ आ रहा था कि क्यों रॉबिन सर इतने शांत रहते थे। जब आपके पास लोगों का भरोसा होता है तो आपको अपनी ताकत दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपकी उपस्थिति ही काफी होती है। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। रॉबिन सर ने कहा था कि भरोसे को बनाए रखना उसे कमाने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा झूठ या एक पल का अहंकार बरसों की मेहनत को मिट्टी में मिला सकता है। मुझे अब यह सीखना था कि कैसे इस कोड को अपनी पर्सनालिटी का अटूट हिस्सा बनाना है, ताकि ये कोई कोशिश न लगे बल्कि मेरी फितरत बन जाए। आने वाले दिन मेरे लिए और भी बड़ी परीक्षाएं लेकर आने वाले थे, जहां मुझे न सिर्फ दूसरों का बल्कि खुद का भरोसा भी जीतना था। पर उस रात की चांदनी में मुझे लगा कि मैं आखिरकार सही रास्ते पर हूं। जिंदगी अब मुझे डरा नहीं रही थी, बल्कि मुझे हर मोड़ पर एक नया सबक सिखाने के लिए तैयार खड़ी थी। और मैं बस मुस्कुरा रहा था, क्योंकि मेरे पास अब वो कोड था जो दुनिया के किसी भी बंद दरवाजे को खोल सकता था। अगले कुछ दिन मेरे लिए बहुत ही अजीब थे। ऑफिस में हर कोई मुझे एक अलग नजर से देख रहा था, जैसे मैं रातों रात कोई दूसरा इंसान बन गया हूं। पर मुझे पता था कि ये कोई जादू नहीं था, बल्कि उस कोड का असर था जो रॉबिन सर ने मुझे सिखाया था। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के इस सफर में अब मैं उस पड़ाव पर था जहां मुझे ये समझना था कि सिर्फ अच्छी नीयत काफी नहीं होती, आपके पास एक सॉलिड प्लान भी होना चाहिए। मंगलवार की सुबह जब मैं अपने डेस्क पर बैठा था तो मुझे पता चला कि कंपनी एक बहुत बड़े मर्जर की तैयारी कर रही है और इस पूरे प्रोसेस में कई लोगों की नौकरियां जा सकती है। पूरे फ्लोर पर डर और अनिश्चितता का माहौल था। लोग कोनों में फुसफुसा रहे थे, हर कोई अपनी कुर्सी बचाने की जुगाड़ में लगा था। समीर मेरे पास आया और बोला, अर्णव, सुना है कि अगले महीने छंटनी होने वाली है। तुम तो बॉस के करीबी हो, कुछ पता चले तो बताना। मैंने समीर की आंखों में वो डर देखा जो कुछ दिन पहले तक मेरे अंदर भी होता था। मेरा पहला रिएक्शन ये था कि मैं उसे सांत्वना दूं या कोई झूठा दिलासा दे दूं, पर फिर मुझे रॉबिन सर की
ऑनरिंग रीजन वाली बात याद आई। मैंने उसे कोई झूठा वादा नहीं किया। मैंने बस इतना कहा, समीर, हालात थोड़े पेचीदा है और अभी किसी के पास भी पक्की खबर नहीं है, पर एक चीज जो हमारे हाथ में है वो है हमारा परफॉर्मेंस और एक दूसरे का साथ। अगर हम पैनिक करेंगे तो हम वैसी ही गलतियां करेंगे जो हमें रिस्क में डाल देंगी। समीर को मेरी बात में एक ईमानदारी महसूस हुई। उसे लगा कि मैं उससे कुछ छुपा नहीं रहा हूं, बल्कि उसे हकीकत का सामना करने के लिए तैयार कर रहा हूं। भरोसे का यह तीसरा नियम मुझे समझ आ रहा था। बी प्रेडिक्टेबल, यानी आपके व्यवहार में एक स्थिरता होनी चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि आप मुश्किल वक्त में कैसे रिएक्ट करेंगे। शाम को जब मैं रॉबिन सर के यहां पहुंचा तो वो अपनी पुरानी घड़ी की मरम्मत कर रहे थे। उन्होंने एक छोटा सा पेंच कसते हुए कहा, अर्णव, घड़ी की तरह रिश्तों में भी हर हिस्सा जरूरी होता है। अगर तुम सिर्फ डायल को चमकाते रहोगे और अंदर की मशीनरी पर ध्यान नहीं दोगे तो वो वक्त सही नहीं बताएगी। मैंने उन्हें ऑफिस के उस डर वाले माहौल के बारे में बताया। उन्होंने अपनी मैग्नीफाइंग ग्लास नीचे रखी और बोले, यही वो समय है जब तुम्हें अपना प्लान तैयार करना चाहिए। पर याद रखना, तुम्हारा प्लान दूसरों को कंट्रोल करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें गाइड करने के लिए होना चाहिए। उन्होंने मुझे सिखाया कि किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि सामने वाले की सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी या कमजोरी क्या है। इसका मतलब उनका फायदा उठाना नहीं, बल्कि उन्हें उस डर से बाहर निकालना है। उन्होंने मुझे एक बहुत गहरा सबक दिया, बेनेवोलेंस यानी परोपकार। उन्होंने कहा कि जब तुम दूसरों का भला चाहते हो तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज और तुम्हारी आवाज की टोन अपने आप बदल जाती है। लोग उस ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। अगर तुम किसी मीटिंग में सिर्फ अपना फायदा सोचकर जाओगे तो तुम्हारी आंखों में वो चमक नहीं होगी जो दूसरों का भरोसा जीत सके। मैंने उनसे पूछा कि मैं इस मर्जर के दौरान अपनी टीम को कैसे मोटिवेटेड रखूं। उन्होंने कहा कि तुम्हें उनके भाई यानी उनके क्यों को समझना होगा। राहुल क्यों काम कर रहा है, नेहा के सपने क्या है। जब तुम उनके व्यक्तिगत लक्ष्यों को कंपनी के लक्ष्यों के साथ जोड़ देते हो तो तुम एक ऐसी दीवार खड़ी कर देते हो जिसे कोई भी डर नहीं गिरा सकता। अगले दिन मैंने अपनी टीम की एक अनौपचारिक मीटिंग बुलाई। मैंने उनसे ये नहीं कहा कि सब ठीक हो जाएगा। मैंने उनसे कहा, हम एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और सच ये है कि बदलाव आने वाला है। पर मेरा प्लान ये है कि हम इस एक महीने में अपना बेस्ट काम करके दिखाएं, ताकि जब फैसले लेने का वक्त आए तो मैनेजमेंट के पास हमें बनाए रखने के अलावा कोई चारा ना हो। मैंने उनसे पूछा कि वो इस बदलाव में खुद को कहां देखते हैं। नेहा ने कहा कि वो अपनी स्किल्स को अपडेट करना चाहती है। राहुल ने कहा कि वो अपनी वर्किंग स्पीड बढ़ाना चाहता है। मैंने उन सब के लिए अलग अलग छोटे छोटे टास्क सेट किए जो उनके पर्सनल ग्रोथ में भी मदद करें। मुझे लगा कि जैसे मैंने उनके डर को एक मकसद में बदल दिया हो। जब आप लोगों को एक रास्ता दिखाते हैं तो वो अपने आप पर भरोसा करने लगते हैं। इसी बीच ऑफिस में एक ऐसा शख्स था जो मेरे इस बढ़ते प्रभाव से खुश नहीं था। वो था मिस्टर चोपड़ा, जो काफी सीनियर थे और हमेशा पॉलिटिक्स में यकीन रखते थे। उन्हें लगा कि मैं उनकी सत्ता को चुनौती दे रहा हूं। उन्होंने मेरे बारे में गलत अफवाहें उड़ानी शुरू कर दी कि मैं मैनेजमेंट का मुखबिर हूं। एक दिन कैफेटेरिया में जब मैं बैठा था तो मैंने देखा कि कुछ लोग मुझे देखकर चुप हो गए। मुझे बहुत बुरा लगा। मेरा मन किया कि मैं जाकर चोपड़ा सर से लड़ूं और अपनी सफाई दूं। पर फिर मुझे सस्पेंडिंग ईगो वाला पहला रूल याद आया। मैंने सोचा कि अगर मैं लड़ूंगा तो मैं उनके लेवल पर गिर जाऊंगा। मैंने एक अलग रास्ता चुना। अगले दिन मैं खुद चोपड़ा सर के केबिन में गया। वो मुझे देखकर थोड़े हैरान हुए। मैंने बहुत ही शांति से कहा, सर, आप इस कंपनी में इतने सालों से हैं। आपने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। इस मर्जर के दौरान आपकी सलाह मेरे और मेरी टीम के लिए बहुत कीमती होगी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पिछले मर्जर के दौरान क्या चुनौतियां आई थी? चोपड़ा सर, जो लड़ने के लिए तैयार थे, अचानक निहत्थे हो गए।
जब आप किसी की एक्सपर्टीज की तारीफ करते हैं और उनसे मदद मांगते हैं तो आप उनके अहंकार को शांत कर देते हैं। उन्होंने अगले आधे घंटे तक मुझे अपनी कहानियां सुनाई। जाने जाने में उन्होंने मेरे खिलाफ वो नफरत पालना बंद कर दिया, क्योंकि अब उन्हें लग रहा था कि मैं उनका सम्मान करता हूं। रॉबिन सर ने सही कहा था, वैलिडेशन एक ऐसा हथियार है जो सबसे सख्त दुश्मन को भी दोस्त बना सकता है। उस हफ्ते के अंत तक मुझे महसूस हुआ कि मेरा आत्मविश्वास अब बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं था। मैं अब इस बात से परेशान नहीं होता था कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा आचरण पारदर्शी और ईमानदार है। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के इस सफर में मुझे एक और बड़ी सीख मिली, रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता। अगर मैंने कहा है कि मैं कल सुबह 10 बजे रिपोर्ट दूंगा, तो वो रिपोर्ट 10 बजे टेबल पर होनी ही चाहिए। भरोसे की इमारत इसी नींव पर खड़ी होती है। छोटे छोटे वादे पूरे करना बड़े वादों की साख बनाता है। एक शाम जब मैं थककर घर लौट रहा था तो रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ देखा। एक लड़का अपनी बाइक से गिर गया था और लोग बस खड़े होकर देख रहे थे। पहले शायद मैं भी रुककर बस अफसोस जताता और आगे बढ़ जाता, पर आज मेरे अंदर की संवेदनशीलता जाग चुकी थी। मैं रुका, उसे अस्पताल पहुंचाया और उसके घर वालों को फोन किया। जब उसके पिता अस्पताल पहुंचे और उन्होंने मेरा हाथ थामकर शुक्रिया कहा, तो मुझे वो कनेक्शन महसूस हुआ जिसकी बात रॉबिन सर करते थे। भरोसा सिर्फ उन लोगों के साथ नहीं होता जिन्हें हम जानते हैं, ये तो एक ऐसी भावना है जो हम पूरी दुनिया के प्रति रख सकते हैं। घर पहुंचकर मैंने अपनी डायरी में एक बात लिखी, जब आप दूसरों के लिए सुरक्षा का स्रोत बन जाते हैं तो दुनिया आपके लिए खुद ब खुद सुरक्षित हो जाती है। मुझे लग रहा था कि मैं धीरे धीरे उस कोड को क्रैक कर रहा हूं, जो न केवल सफल होने के लिए बल्कि एक बेहतर इंसान बनने के लिए भी जरूरी है। रॉबिन सर की वो पुरानी घड़ी अब सही वक्त बता रही थी और मेरी जिंदगी की सुइयां भी अब तालमेल में थी। पर अभी एक बहुत बड़ा इम्तिहान बाकी था। मर्जर की फाइनल मीटिंग अगले सोमवार को थी और वहां मुझे न केवल अपनी टीम को बचाना था, बल्कि कंपनी के नए मालिकों का भरोसा भी जीतना था। क्या मैं उस बड़े प्रेशर में अपने सिद्धांतों पर कायम रह पाऊंगा? क्या मेरा कोड ऑफ ट्रस्ट वहां भी काम करेगा, जहां सिर्फ नंबर्स और मुनाफे की बात होती है? ये सवाल मेरे मन में थे, पर अब उनमें डर नहीं, बल्कि एक चुनौती का एहसास था। मैंने खिड़की के बाहर देखा। रात घनी थी पर आसमान में सितारे चमक रहे थे, बिल्कुल मेरी उम्मीदों की तरह। मुझे पता था कि अगर मेरी नीयत साफ है और मेरा प्लान दूसरों के हित में है तो रास्ता अपने आप बन जाएगा। मैं एक गहरी और शांत नींद के लिए तैयार था। अभी के लिए इतना ही, पर यह कहानी अभी और भी गहरे मोड़ों से गुजरने वाली थी। सोमवार की वो सुबह आ ही गई जिसका हम सबको डर था, या यूं कहो कि जिसकी हम सबने कल्पना की थी। ऑफिस का माहौल आज बदला हुआ था। हर कोई अपनी बेस्ट फॉर्मल शर्ट पहनकर आया था, जैसे किसी जंग की तैयारी हो रही हो। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको उस कमरे के अंदर ले जाना चाहता हूं जहां बड़े बड़े फैसले होने वाले थे। जब मैं कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचा तो वहां की हवा में ही एक अजीब सी ठंडक थी। नए मैनेजमेंट की तरफ से एक सीनियर कंसल्टेंट आए थे जिनका नाम था मिस्टर विक्रम। उनकी शक्ल देखते ही समझ आ गया था कि वो उन लोगों में से हैं जो सिर्फ एक्सेल शीट्स और नंबर्स की भाषा समझते हैं। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस एक सख्त नजर थी जो सबको स्कैन कर रही थी। मेरा पुराना वर्जन शायद उन्हें देखकर घबरा जाता या फिर अपनी काबिलियत साबित करने के लिए तुरंत अपनी अचीवमेंट्स गिनाना शुरू कर देता, पर आज मेरे पास वो कोड था जो मुझे शांत रखे हुए था। रॉबिन सर ने मुझे एक बात सिखाई थी, डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन का बैलेंस। जब आप किसी को डराते हैं तो उनका दिमाग बंद हो जाता है, पर जब आप उन्हें सेफ महसूस कराते हैं तो वो सोचने समझने के लिए तैयार होते हैं। मीटिंग शुरू हुई और विक्रम सर ने आते ही सीधे मुद्दे की बात की।
उन्होंने कहा कि कंपनी का खर्चा बहुत बढ़ गया है और हमें कम से कम 30% मैन पावर कम करनी होगी। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। नेहा और राहुल की तरफ मैंने देखा। उनके चेहरे सफेद पड़ गए थे। चोपड़ा सर तुरंत अपनी कुर्सी पर सीधे होकर बोले कि उनकी टीम ने हमेशा बहुत मेहनत की है और उन्हें नहीं छेड़ा जाना चाहिए। वो फिर से वही गलती कर रहे थे, डिफेंसिव होना। इससे विक्रम सर और भी सख्त हो गए। उन्होंने फाइलों के ढेर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि डेटा झूठ नहीं बोलता। अब मेरी बारी थी। मैंने एक गहरी सांस ली और रॉबिन सर की ऑनरिंग रीजन वाली बात याद की। मैंने बहस नहीं की, नहीं अपनी टीम को बचाने के लिए कोई इमोशनल ड्रामा किया। मैंने बस इतना कहा, विक्रम सर, मैं देख पा रहा हूं कि आपके ऊपर कंपनी को एफिशिएंट बनाने का कितना बड़ा प्रेशर है। आपकी पोजीशन में रहकर यह डिसीजन लेना वाकई बहुत मुश्किल काम है। विक्रम सर, जो शायद मेरी तरफ से भी विरोध की उम्मीद कर रहे थे, अचानक रुक गए। उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैंने जारी रखा, आपने सही कहा कि नंबर्स झूठ नहीं बोलते, पर अगर हम इन नंबर्स के पीछे की एफिशिएंसी को समझ सकें तो शायद हम बिना किसी को निकाले भी उस 30% की बचत कर सकते हैं। मेरी टीम ने पिछले 1 महीने में एक नया वर्कफ्लो तैयार किया है जिससे काम की स्पीड 40% बढ़ गई है। अगर हम इस मॉडल को पूरे डिपार्टमेंट में लागू करें तो क्या यह मैनेजमेंट के लिए एक बेहतर सॉल्यूशन नहीं होगा? विक्रम सर ने पहली बार अपनी फाइल बंद की। जब आप किसी की परेशानी को मान्य करते हैं यानी वैलिडेट करते हैं तो वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। उन्होंने मुझसे वो मॉडल दिखाने को कहा। अगले 1 घंटे तक हमने सिर्फ लॉजिक और फैक्ट्स पर बात की। मेरा ईगो कहीं भी बीच में नहीं आया। मैंने ये नहीं कहा कि ये मेरा आइडिया है। मैंने हमेशा हम और कंपनी के फायदे की बात की। मीटिंग खत्म होने के बाद विक्रम सर ने मुझे अलग से बुलाया। मुझे लगा शायद वो मुझे डांटेंगे, पर उन्होंने धीमे से कहा, अर्णव, मैंने आज तक बहुत से मैनेजर्स देखे हैं जो सिर्फ अपनी टीम का बचाव करते हैं, पर तुम पहले इंसान हो जिसने मैनेजमेंट की समस्या को समझा और उसका हल निकाला। मुझे तुम्हारी अप्रोच पसंद आई। उस पल मुझे समझ आया कि ट्रस्ट का ये कोड सिर्फ मीठी बातें करना नहीं है, बल्कि सामने वाले के माइलस्टोन को अपना माइलस्टोन बनाना है। अगर मैं विक्रम सर से लड़ता तो वो मेरी टीम के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते, पर आज वो हमारे पार्टनर बनने की राह पर थे। शाम को जब मैं ऑफिस से निकला तो मुझे महसूस हुआ कि मेरा सिर हल्का था। मुझे वो थकान नहीं थी जो अक्सर ऐसी मीटिंग्स के बाद होती थी। शायद इसलिए क्योंकि मैंने अपनी ऊर्जा लड़ने में नहीं बल्कि ब्रिज बनाने में खर्च की थी। घर जाते वक्त मैं रॉबिन सर के लिए कुछ ताजे फल ले गया। वो अपने ड्राइंग रूम में बैठकर एक पुरानी किताब पढ़ रहे थे। मैंने उन्हें आज की मीटिंग का पूरा हाल सुनाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, शाबाश अर्णव, तुमने आज कॉग्निटिव डिसोनेंस को हैंडल करना सीख लिया। जब तुम सामने वाले की बात से सहमत होते हो तो उनका दिमाग तुम्हें अपना हिस्सा मानने लगता है, और एक बार जब तुम उनके सर्कल का हिस्सा बन जाते हो तो तुम उन्हें गाइड कर सकते हो। उन्होंने मुझे एक और गहरा सबक दिया जिसे वो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड कहते थे। इसका मतलब है कि आप सामने वाले को वैसा ही स्वीकार करें जैसे वो है, बिना उन्हें बदलने की कोशिश किए। उन्होंने कहा कि अक्सर हम दूसरों से इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि वो हमारे हिसाब से चले, पर ट्रस्ट का कोड कहता है कि आप खुद को बदलिए ताकि दुनिया का आपके प्रति नजरिया बदल जाए। उन्होंने मुझे एक पुरानी कहानी सुनाई। एक बार एक जासूस को एक ऐसे मुजरिम से सच उगलवाना था जो बहुत ही खतरनाक और जिद्दी था। सबने उसे पीटा, डराया, पर उसने एक शब्द नहीं कहा। फिर उस जासूस ने एक अलग रास्ता चुना। वो उसके पास गया और सिर्फ ये पूछा, तुम्हें अपने बच्चों की कितनी याद आती है? वो मुजरिम जो मौत से नहीं डरा था, वो एक पिता के एहसास से टूट गया और उसने सब सच बता दिया। रॉबिन सर ने कहा कि हर इंसान के अंदर एक कोमल कोना होता है, बस हमें उस तक पहुंचने का रास्ता पता होना चाहिए, और वो रास्ता है सहानुभूति।
मुझे याद आया कि कैसे मैं अक्सर लोगों की कमियों को ही उनकी पहचान मान लेता था। पर अब मुझे समझ आ रहा था कि उनकी उन कमियों के पीछे कोई न कोई कहानी जरूर है। अगले दिन ऑफिस में नेहा मेरे पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बताया कि उसके घर में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है और अगर उसकी जॉब चली गई तो वो पूरी तरह टूट जाएगी। पहले मैं शायद उसे प्रोफेशनलिज्म का लेक्चर देता या कहता कि ऑफिस में पर्सनल बातें मत लाओ, पर आज मैंने सिर्फ उसकी बात सुनी। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं उसके साथ हूं और हम मिलकर इस सिचुएशन को संभालेंगे। मैंने उसे एक छोटा सा काम दिया जिससे उसकी परफॉर्मेंस और बेहतर दिखे। जब आप किसी को ये यकीन दिलाते हैं कि आप उनके बुरे वक्त में उनके साथ खड़े हैं, तो वो आपके लिए वफादारी की ऐसी मिसाल पेश करते हैं जो कोई सैलरी या बोनस नहीं दिला सकता। रॉबिन सर अक्सर कहते थे कि जेनेरोसिटी का सबसे बड़ा रूप है किसी को उसकी नजर में ऊंचा उठाना। इसी बीच मुझे पता चला कि मिस्टर चोपड़ा अभी भी मेरे खिलाफ प्लान बना रहे थे। उन्हें लग रहा था कि विक्रम सर के साथ मेरी ट्यूनिंग उन्हें नुकसान पहुंचाएगी। उन्होंने एक मेल ड्राफ्ट किया जिसमें मेरे पिछले साल के कुछ छोटे छोटे एरर्स को हाईलाइट किया गया था। मुझे एक सहकर्मी ने इस बारे में बताया। गुस्सा तो बहुत आया, मन किया कि जाकर उनकी केबिन में हंगामा करूं, पर फिर मैंने सोचा कि रॉबिन सर क्या करेंगे। उन्होंने कहा था कि कभी भी गुस्से में रिएक्ट मत करो, बल्कि उस गुस्से को समझो। मैंने चोपड़ा सर को लड़ने का मौका ही नहीं दिया। लंच टाइम में मैं खुद उनके पास गया और बोला, सर, मुझे लगा कि शायद मेरे पिछले प्रोजेक्ट्स में कुछ ऐसी कमियां थी जिन्हें मैं सुधार नहीं पाया। क्या आप मुझे गाइड कर सकते हैं कि मैं अपनी रिपोर्टिंग को और कैसे बेहतर करूं? चोपड़ा सर सन्न रह गए। उनका वो जो मेल था वो अब बेकार हो गया था, क्योंकि जिस इंसान की वो बुराई करने वाले थे वही उनसे सलाह मांग रहा था। उन्होंने वो मेल डिलीट कर दिया और मुझे कुछ पुरानी फाइल्स दिखाने लगे। ये जादू था उस कोड का जिसने एक दुश्मन को गुरु बना दिया था। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के इस सफर में मैं अब ये जान चुका था कि असली ताकत चिल्लाने में नहीं, बल्कि खामोशी से दूसरों को समझने में है। मेरी टीम अब एक यूनिट की तरह काम कर रही थी। राहुल, जो पहले काम से जी चुराता था, अब देर रात तक रुककर काम खत्म कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसका बॉस उसकी फिक्र करता है। मुझे समझ आ रहा था कि भरोसा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप मांग सकते हैं। ये वो फसल है जिसे आपको हर दिन सींचना पड़ता है। रॉबिन सर की वो बातें अब मेरे लिए सिर्फ शब्द नहीं थे, वो मेरी सांसों का हिस्सा बन गए थे। पर अभी एक आखिरी मोड़ बाकी था। मर्जर का प्रोसेस अपने आखिरी चरण में था और मुझे एक ऐसी डील क्लोज करनी थी जो कंपनी का भविष्य तय करने वाली थी। ये डील एक इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ थी जो बहुत ही शक्की मिजाज के थे। उन्हें लग रहा था कि इस मर्जर के बाद हमारी सर्विस की क्वालिटी गिर जाएगी। विक्रम सर ने मुझ पर दाव लगाया था और मुझे उस क्लाइंट को मनाना था। क्या मैं अपनी इस नई स्किल के साथ उस क्लाइंट का भरोसा जीत पाऊंगा? क्या मैं अपनी टीम को उस बड़े खतरे से बचा पाऊंगा जो अभी भी मंडरा रहा था? मेरी धड़कनें तेज थी, पर इस बार उनमें घबराहट नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। मुझे पता था कि चाहे जो भी हो, मैं अपनी ईमानदारी और इस कोड को नहीं छोड़ूंगा। जिंदगी अब मुझे एक खेल की तरह लग रही थी, जहां हर हार मुझे कुछ नया सिखा रही थी और हर जीत मुझे और भी विनम्र बना रही थी। रात हो चुकी थी और मैं अपनी बालकनी में खड़ा होकर ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। कल एक बड़ा दिन था, शायद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन, पर मैं तैयार था। अपने ईगो को साइड में रखकर, दूसरों की बातों को सम्मान देकर और पूरी सच्चाई के साथ मैं उस मैदान में उतरने के लिए तैयार था। अभी के लिए इतना ही, पर कल की सुबह क्या लेकर आएगी ये तो वक्त ही बताएगा। मुझे बस अपनी इस नई राह पर पूरा यकीन था। अगली सुबह जब मैं सोकर उठा तो मेरे सीने में एक अजीब सी भारीपन थी। आज वो दिन था जब मुझे उस इंटरनेशनल क्लाइंट
मिस्टर हैरिसन से मिलना था। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के इस सफर में मैंने अब तक बहुत कुछ सीखा था, पर आज की परीक्षा सबसे बड़ी थी। हैरिसन के बारे में मशहूर था कि वो बहुत ही रूखे और सीधे बात करने वाले इंसान हैं, जिन्हें चापलूसी या मीठी बातों से नफरत है। तैयार होते वक्त मैंने आईने में खुद को देखा। मेरा मन कह रहा था कि अपनी सारी अचीवमेंट्स की फाइल साथ ले लूं, ताकि उन्हें दिखा सकूं कि हम कितने काबिल हैं। पर तभी रॉबिन सर की आवाज मेरे कानों में गूंजी, अर्नव, अगर तुम खुद को साबित करने जाओगे तो तुम हार जाओगे, पर अगर तुम उन्हें समझने जाओगे तो तुम जीत जाओगे। मैंने अपनी वो भारी भरकम फाइल मेज पर ही छोड़ दी और सिर्फ एक छोटा सा नोटपैड लिया। मुझे पता था कि आज मुझे अपनी बातों से नहीं, बल्कि अपनी सुनने की कला से उनका दिल जीतना है। ऑफिस पहुंचते ही मैंने देखा कि पूरी टीम काफी नर्वस थी। विक्रम सर बार बार अपनी घड़ी देख रहे थे। जैसे ही हैरिसन कमरे में दाखिल हुए, वहां का तापमान जैसे गिर सा गया। वो लंबे, सजीले और बहुत ही गंभीर व्यक्ति थे। उन्होंने बिना किसी से हाथ मिलाए अपनी सीट ली और सीधे काम की बात शुरू की। उन्होंने कहा, मैं यहां अपना वक्त बर्बाद करने नहीं आया हूं। इस मर्जर के बाद मुझे क्वालिटी में रत्ती भर भी कमी नहीं चाहिए। मुझे यकीन नहीं है कि आपकी ये नई टीम मेरे स्टैंडर्ड्स को मैच कर पाएगी। विक्रम सर कुछ कहने ही वाले थे कि मैंने उन्हें एक इशारा किया और खुद बोलना शुरू किया। मैंने कहा, मिस्टर हैरिसन, आपकी ये चिंता पूरी तरह जायज है। इतने सालों की मेहनत से आपने जो साख बनाई है, उसे किसी नए पार्टनर की वजह से खतरे में डालना वाकई एक बड़ी बेवकूफी होगी। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी शायद यही सोच रहा होता। हैरिसन के चेहरे पर एक हल्का सा बदलाव आया। उन्हें लगा था कि मैं उनके शक का जवाब दूंगा, पर मैंने तो उनकी बात को ही वैलिडेट कर दिया था। रॉबिन सर कहते थे कि जब आप सामने वाले के डर को अपना मान लेते हो तो उनकी डिफेंसिव दीवार गिर जाती है। हैरिसन ने मेरी तरफ देखा और पूछा, तो फिर आप ऐसा क्या करने वाले हैं जिससे मेरा ये डर दूर हो जाए? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हैरिसन सर, सच तो यह है कि मैं आपको कोई झूठा वादा नहीं करना चाहता। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपके पिछले अनुभव में वो कौन सी चीजें थी जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करती थी। मुझे आपकी एक्सपर्टीज की जरूरत है ताकि हम उन गलतियों को न दोहराएं। यह था आस्किंग फॉर हेल्प, यानी मदद मांगना। जब आप किसी इतने सीनियर इंसान से सलाह मांगते हैं तो आप अनजाने में ही उन्हें एक मेंटर की पोजीशन में बिठा देते हैं। हैरिसन अगले 20 मिनट तक बोलते रहे। उन्होंने अपने पिछले कड़वे अनुभवों के बारे में बताया, अपनी उन उम्मीदों के बारे में बताया जो कभी पूरी नहीं हुई। मैंने बीच में उन्हें एक बार भी नहीं टोका। मैं बस उनके कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश कर रहा था। मुझे समझ आ रहा था कि वो सख्त नहीं थे, वो बस डरे हुए थे कि उनकी मेहनत बर्बाद न हो जाए। रॉबिन सर अक्सर कहते थे कि हर इंसान की एक कोर डिजायर होती है। हैरिसन की डिजायर थी कंट्रोल और रिलायबिलिटी। जब उन्होंने अपनी पूरी बात कह ली तो मैंने बहुत ही शांति से अपना वो प्लान उनके सामने रखा जो मैंने अपनी टीम के साथ मिलकर बनाया था। पर इस बार वो प्लान मेरा नहीं था, वो उन सारी समस्याओं का हल था जो अभी अभी हैरिसन ने मुझे बताई थी। मीटिंग के अंत में हैरिसन ने पहली बार अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर रिलैक्स महसूस किया। उन्होंने कहा, अर्नव, मुझे लगा था कि तुम मुझे अपनी कंपनी बेचने की कोशिश करोगे, पर तुमने तो मुझे यह महसूस कराया कि तुम वाकई मेरी समस्याओं का हल ढूंढना चाहते हो। मुझे लगता है कि हम इस पार्टनरशिप को एक मौका दे सकते हैं। विक्रम सर की आंखों में एक चमक आ गई। पूरी टीम ने राहत की सांस ली। पर मेरे लिए यह सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं थी, यह उस कोड की जीत थी जिसने मुझे एक अभेद्य दीवार में भी रास्ता बनाना सिखा दिया था। शाम को जब मैं रॉबिन सर के यहां पहुंचा तो वो अपनी खिड़की के पास खड़े बारिश देख रहे थे। मैंने उन्हें हैरिसन वाली पूरी बात बताई। उन्होंने मुझे पास बुलाया और कहा, अर्नव, आज तुमने वो किया जो दुनिया के 90% लोग कभी नहीं कर पाते।
तुमने अपने ईगो को पूरी तरह से विदा कर दिया। तुमने ये नहीं सोचा कि लोग तुम्हें कितना स्मार्ट समझेंगे। तुमने सिर्फ ये सोचा कि तुम हैरिसन की मदद कैसे कर सकते हो। यही कोड ऑफ ट्रस्ट की असली ताकत है। उन्होंने मुझे एक और जरूरी बात सिखाई, लॉन्ग टर्म विजन। उन्होंने कहा कि भरोसा कोई स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है। आज तुमने हैरिसन का भरोसा जीता है, पर अब तुम्हें इसे हर दिन अपने काम से साबित करना होगा। उस रात मैं अपनी डायरी लेकर बैठा और उन 4 स्टेप्स के बारे में सोचने लगा जो रॉबिन सर ने मुझे सिखाए थे। पहला था अलाइन योर गोल्स। मैंने देखा कि कैसे हैरिसन के गोल्स और मेरे गोल्स एक ही थे, बस देखने का नजरिया अलग था। दूसरा था अप्लाई कॉन्टेक्स्ट। मैंने उनके गुस्से के पीछे के डर को समझा। तीसरा था क्राफ्ट द प्लान। मैंने उनके ही इनपुट से एक ऐसा रास्ता बनाया जो उनके लिए सेफ था। और चौथा था कन्फर्मेशन। जब उन्होंने मुस्कुराकर हाथ मिलाया तो वो कन्फर्मेशन था कि हमारा रिश्ता अब एक नए लेवल पर पहुंच गया है। मुझे एहसास हुआ कि ये कोड सिर्फ ऑफिस के लिए नहीं था। मैंने अपनी मां को फोन किया, जिनसे मेरी अक्सर किसी न किसी बात पर खटपट रहती थी। मैंने उनसे ये नहीं कहा कि वो गलत है, मैंने बस उनकी बातों को सुना, उन्हें ये महसूस कराया कि उनकी चिंताएं जायज है। नतीजा ये हुआ कि जिस बात पर हम घंटों बहस करते थे, वो 10 मिनट में प्यार से सुलझ गई। मुझे समझ आ रहा था कि हम इंसानों को सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि अंडरस्टैंडिंग यानी समझ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जब कोई हमें समझता है तो हम अपनी सारी कड़वाहट भूल जाते हैं। अगले कुछ हफ्तों में ऑफिस का कायाकल्प हो गया। मेरी टीम अब सिर्फ काम नहीं कर रही थी, वो एक दूसरे का ख्याल रख रही थी। राहुल, जो पहले अपनी गलतियां छुपाता था, अब खुद मेरे पास आकर बताता था, क्योंकि उसे पता था कि मैं उसे जज नहीं करूंगा, बल्कि उसकी मदद करूंगा। नेहा का आत्मविश्वास इतना बढ़ गया था कि वो अब बड़े प्रेजेंटेशन खुद लीड करने लगी थी। मुझे लग रहा था कि मैंने सिर्फ अपना नहीं, बल्कि अपने आसपास के पूरे माहौल का डीएनए बदल दिया है। रॉबिन सर ने एक दिन चाय पर मुझसे कहा था कि एक असली लीडर वो नहीं होता जो फॉलोअर्स बनाता है, बल्कि वो होता है जो और लीडर्स पैदा करता है। और ये तभी मुमकिन है जब आपके और उनके बीच भरोसे का एक अटूट पुल हो। लेकिन जैसे जैसे सब कुछ अच्छा होने लगा, मेरे मन में एक नया डर पैदा हुआ। क्या मैं इस सफलता के बोझ को संभाल पाऊंगा? क्या कहीं मेरा ईगो फिर से वापस तो नहीं आ जाएगा? रॉबिन सर ने मेरी आंखों में वो सवाल पढ़ लिया। उन्होंने कहा, अर्णव, ईगो एक ऐसा खरपतवार है जो हर रात उगाता है। तुम्हें हर सुबह उसे अपने मन के गार्डन से उखाड़ना होगा। ये एक निरंतर प्रक्रिया है। उन्होंने मुझे ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि जिस दिन तुम्हें लगने लगे कि तुम सब जानते हो, समझ लेना कि तुम्हारा पतन शुरू हो गया है। हमेशा एक स्टूडेंट बने रहो, हमेशा दूसरों से सीखने की जिज्ञासा रखो। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के इस सफर ने मुझे ये सिखाया कि जिंदगी के सबसे मुश्किल मसले अक्सर सबसे आसान तरीकों से सुलझते हैं। हमें बस अपनी आवाज को थोड़ा धीमा और अपने कानों को थोड़ा और खुला रखना होता है। मैं अब उस इंसान को नहीं पहचान पा रहा था जो कुछ महीने पहले तक बेंगलुरु की सड़कों पर झुंझलाता हुआ गाड़ी चलाता था। अब ट्रैफिक मुझे परेशान नहीं करता था, बल्कि मुझे खुद से बात करने का वक्त देता था। मुझे समझ आ रहा था कि दुनिया वैसी ही है जैसी हम उसे देखना चाहते हैं। अगर हम भरोसे की आंखों से देखेंगे तो हमें हर इंसान में एक दोस्त दिखेगा। एक दोपहर मुझे चोपड़ा सर का फोन आया। उन्होंने बहुत ही संकोच के साथ कहा, अर्णव, क्या तुम शाम को मेरे साथ एक कॉफी पी सकते हो? मुझे अपने बेटे के करियर के बारे में कुछ मशवरा चाहिए था। मैं हैरान रह गया। जो इंसान कभी मेरी जड़ें काटने की कोशिश करता था, आज वो अपनी सबसे कीमती चीज के लिए मेरी राय मांग रहा था। ये था उस कोड का कमाल। मैंने महसूस किया कि जब आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते और उनकी गरिमा का सम्मान करते हैं, तो वक्त आने पर वो भी आपके प्रति अपनी वफादारी दिखाते हैं।
मैंने मुस्कुराते हुए हाँ कह दी। रात को जब मैं अपनी बालकनी में बैठा था तो मुझे वो दिन याद आया जब मैं पहली बार रॉबिन सर से मिला था। तब मुझे लगा था कि वो कोई पुराने ख्यालात के बुजुर्ग हैं जिनकी बातें आज की दुनिया में काम नहीं आएंगी। पर आज मुझे समझ आया कि वो बातें कितनी कालजे थी। भरोसा, ईमानदारी, सहानुभूति और अहंकार का त्याग, ये वो पिलर्स हैं जिन पर पूरी इंसानियत टिकी है। मुझे लग रहा था कि मैं अब एक बड़े मिशन के लिए तैयार हूं। जिंदगी अब सिर्फ मेरे करियर के बारे में नहीं थी, ये तो उन लोगों के बारे में थी जिन्हें मैं अपने इस सफर में प्रभावित कर सकता था। सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, पर मुझे अब रास्तों की चिंता नहीं थी। मेरे पास वो कंपास था जो मुझे कभी भटकने नहीं देगा। मैंने अपनी आंखें बंद की और उस शांति को महसूस किया जो सिर्फ दूसरों के साथ सही तालमेल बिठाने से आती है। कल एक और नया दिन होने वाला था, एक और नई चुनौती, पर मुझे पता था कि मेरा कोड ऑफ ट्रस्ट मेरे साथ है। मुझे अब किसी को हराने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने खुद को जीतना सीख लिया था। और यही वो सबसे बड़ी कामयाबी थी जिसका मैंने कभी सपना देखा था। मर्जर की हलचल अब धीरे धीरे कम हो रही थी और ऑफिस में एक ऐसा ठहराव आ गया था जो डरावना नहीं बल्कि बहुत ही सुकून देने वाला था। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के इस आखिरी हिस्से में मैं आपको अपनी उस आखिरी बातचीत के पास ले जाना चाहता हूं जिसने मेरी पूरी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। उस शाम मैं ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकल गया था। बाहर हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और बेंगलुरु की हवा में वो मिट्टी की सोंधी खुशबू घुली हुई थी जो अक्सर हमें हमारी जड़ों की याद दिलाती है। मैं सीधे रॉबिन सर के पास पहुंचा। वो अपने बरामदे में एक पुरानी आरामदायक कुर्सी पर बैठे थे और उनके हाथ में वही घड़ी थी जिसे वो पिछले कई दिनों से ठीक कर रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आज तुम्हारी चाल में वो भारीपन नहीं है अर्णव। लगता है तुमने अंततः उस बोझ को उतार फेंका है जिसे दुनिया कामयाबी कहती है। मैंने उनके पास बैठकर एक गहरी सांस ली और कहा, सर, आज मुझे वो प्रमोशन मिल गया जिसके लिए मैं सालों से भाग रहा था। विक्रम सर ने मुझे नए विंग का हेड बना दिया है, पर अजीब बात यह है कि मुझे उस पद से उतनी खुशी नहीं मिल रही जितनी इस बात से मिल रही है कि आज राहुल और नेहा ने अपनी स्वेच्छा से मेरे लिए एक थैंक यू कार्ड बनाया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सिर्फ एक नौकरी नहीं बचाई बल्कि कुछ सच्चे रिश्ते कमाए हैं। रॉबिन सर ने घड़ी को अपनी आंखों के पास ले जाकर देखा और बोले, यही तो असली कोड है। लोग अक्सर सोचते हैं कि ट्रस्ट एक ऐसा टूल है जिससे हम दूसरों को कंट्रोल कर सकते हैं, पर असल में ये वो चाबी है जो हमारे अपने ही अहंकार के ताले को खोलती है। जब तक तुम दूसरों को यह दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम कितने काबिल हो, तब तक तुम अकेले थे। पर जिस दिन तुमने दूसरों की काबिलियत को पहचानना और उसे सम्मान देना शुरू किया, तुम एक लीडर बन गए। उन्होंने मुझे समझाया कि असली लीडरशिप का मतलब आदेश देना नहीं है, बल्कि एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जहां हर कोई सुरक्षित महसूस करे। उन्होंने एक बहुत ही गहरी बात कही जो मेरे दिल में उतर गई। उन्होंने कहा कि हमें लिविंग पीपल बेटर के सिद्धांत पर जीना चाहिए। यानी जब भी आप किसी से मिले, चाहे वो ऑफिस का कोई बड़ा बॉस हो या सड़क पर मिलने वाला कोई अजनबी, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जब वो आपसे विदा ले तो वो अपने बारे में और इस दुनिया के बारे में थोड़ा और बेहतर महसूस करे। अगर आप हर मुलाकात में दूसरों को कुछ न कुछ वैल्यूज देकर जाते हैं, चाहे वो एक मुस्कान हो, एक प्रशंसा हो या सिर्फ ध्यान से उनकी बात सुनना हो, तो आप उनके दिल में अपनी एक ऐसी जगह बना लेते हैं जिसे दुनिया की कोई भी पॉलिटिक्स नहीं मिटा सकती। मैंने उनसे पूछा कि क्या ये सफर यही खत्म हो गया? उन्होंने हंसते हुए कहा, नहीं अर्णव, ये तो बस शुरुआत है। अब तक तुमने इस कोड को अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए इस्तेमाल किया था, अब तुम्हें इसे अपनी फितरत बनाना है। तुम्हें अब ये नहीं सोचना पड़ेगा कि कंटेक्स्ट क्या है या ईगो को कैसे सस्पेंड करना है। ये सब तुम्हारी सांसों की तरह स्वाभाविक हो जाना चाहिए। उन्होंने मुझे बताया
कि दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति सत्यनिष्ठा यानी इंटेग्रिटी है। अगर आपके शब्द और आपके काम एक जैसे हैं, तो आपको कभी भी किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग आप पर आंख मूंद कर यकीन करेंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि आप जो कह रहे हैं वही आप करेंगे। उस रात जब मैं घर वापस आ रहा था, तो मैंने गाड़ी नहीं ली, मैं पैदल चलने लगा। मुझे वो सारे लोग याद आए जिनसे मैं पिछले कुछ महीनों में मिला था। मिस्टर हैरिसन, जो अब मेरे अच्छे दोस्त बन चुके थे, चोपड़ा सर, जो अब मुझसे अपनी निजी परेशानियां शेयर करते थे, और मेरी टीम जो अब एक परिवार की तरह थी। मुझे समझ आया कि ट्रस्ट कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये तो एक दर्पण है। आप दूसरों को जैसा दिखाएंगे, वो आपको वैसा ही वापस करेंगे। अगर आप शक और डर के साथ जिएंगे, तो दुनिया आपको डराएगी, पर अगर आप भरोसे और उदारता के साथ हाथ बढ़ाएंगे, तो दुनिया आपके लिए रास्ते खोल देगी। मैंने महसूस किया कि इस पूरे सफर में मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी इंसान नहीं था, बल्कि मेरा अपना ही वो डर था जो मुझे खुद को सबसे ऊपर रखने के लिए मजबूर करता था। जैसे ही मैंने उस मैं को छोड़ा, मुझे वो आजादी मिली जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब मुझे किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि सबकी तरक्की में ही मेरी असली जीत है। ये कोड अब मेरे लिए कोई किताब का सबक नहीं था, ये मेरी जिंदगी का फलसफा बन चुका था। मुझे याद आया कि रॉबिन सर ने एक बार कहा था कि जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट का मतलब सिर्फ पैसे देना नहीं है, बल्कि दूसरों को ये यकीन दिलाना है कि वो कीमती है। अगली सुबह जब मैं ऑफिस पहुंचा, तो मैंने देखा कि एक नया इंटर्न बहुत घबराया हुआ अपने डेस्क पर बैठा था। शायद उसे भी वही डर सता रहा था जो कभी मुझे सताता था। मैं उसके पास गया, अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और मुस्कुराते हुए कहा, घबराओ मत, यहां हम सब एक दूसरे का साथ देने के लिए हैं। अगर कोई भी उलझन हो तो बेझिझक मेरे पास आना। उस लड़के की आंखों में जो चमक और राहत मैंने देखी, वो मेरे लिए किसी भी मेडल से बड़ी थी। मुझे लगा कि मैंने रॉबिन सर की उस सीख को आगे बढ़ा दिया है। भरोसा बांटने से बढ़ता है, और आज मैंने उस चेन की एक और कड़ी जोड़ दी थी। शाम को मैंने अपना लैपटॉप बंद किया और खिड़की के बाहर ढलते हुए सूरज को देखा। आसमान में रंग बिरंगी छटा बिखरी हुई थी। मुझे पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि मैं इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा पर बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हूं। मेरी पहचान अब मेरे ओहदे से नहीं, बल्कि उन लोगों के प्यार और भरोसे से थी जो मेरे इर्द गिर्द थे। मैंने अपनी आंखें बंद की और उस गहरे सन्नाटे को महसूस किया जो सिर्फ अंतर्मन की शांति से आता है। अब कोई शोर नहीं था, कोई मुकाबला नहीं था, बस एक सुखद स्थिरता थी। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के इस अनुभव ने मुझे ये सिखाया कि असली कोड हमारे दिलों के अंदर ही छुपा होता है। बस उसे पहचानने के लिए हमें अपने अहंकार की धूल को साफ करना पड़ता है। जिंदगी अब मुझे एक खूबसूरत तोहफे जैसी लग रही थी, जिसे मुझे हर दिन कृतज्ञता के साथ खोलना था। मैंने गहरी सांस ली और अपने घर की तरफ बढ़ गया, ये जानते हुए कि कल फिर एक नई सुबह होगी, जहां मुझे फिर से किसी का भरोसा जीतना होगा, किसी को सुरक्षित महसूस कराना होगा और इस कोड को और भी गहराई से जीना होगा। सफर लंबा था, पर हर कदम पर जो सीख मिली उसने मुझे एक बेहतर इंसान बना दिया। रॉबिन सर की वो पुरानी घड़ी अब बिल्कुल सही वक्त बता रही थी, और मेरी जिंदगी की धड़कनें भी अब उस यूनिवर्सल सच्चाई के साथ तालमेल बिठा चुकी थी। भरोसा ही वो धागा है जो हम सबको जोड़कर रखता है, और आज मुझे गर्व था कि मैं उस धागे को और भी मजबूत बना रहा था। इसी शांति और स्पष्टता के साथ मैं आज की इस बात को यही विराम देता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप भी अपने अंदर के उस कोड को पहचानेंगे और इस दुनिया को थोड़ा और भरोसेमंद बनाएंगे। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक से जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि जी जाती है। अपना ख्याल रखिए और हमेशा दूसरों में वो अच्छाई ढूंढिए जो शायद वो खुद भी न देख पा रहे हों। शुभ रात्रि।